प्रकाश का परावर्तन। Dear students, you are welcome in Vivek Sir Study Point and we are going to start the first lesson for the Hindi medium class 10. प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से ही हम अपनी दिनचर्या में उपस्थित कई वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाने जाना या गाड़ी के साइड ग्लास में देखना, ये सभी क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है। अब इस प्रकाश के परावर्तन के लिए मतलब हम ये समझ लें कि प्रकाश के परावर्तन ना होता तो हम अपने जीवन में बहुत सारी घटनाओं से तो अपरिचित ही रहते हैं। अब जैसे टॉर्च के द्वारा हमने किसी सरफेस पर प्रकाश को भेजा और प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कह सकते हैं। मीन्स प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो किरण प्रकाश की आ रही है सरफेस की तरफ, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं और आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतित कोण या आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार परावर्तन कोण होता है आपका परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। आपतित कोण या आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, जबकि परावर्तित कोण को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। याद रखिएगा, परावर्तन कोण R का मान कोण I के बराबर होता है। जैसे हम लोग कभी अपने घरों में नई चम्मच को देखें तो हम लोग देख पाते हैं कि उसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब चम्मच को दो प्रकार से देखें, एक तो सीधा करके, एक तो उल्टा करके। जब हम लोग उल्टा करके देखते हैं मीन्स गोल वाले उभरे हुए सिरे की तरफ से देखते हैं तो वह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। जब हम लोग दबे हुए वाले सिरे के अंदर से देखते हैं तो वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करती है। ठीक है ना। तो आपको देख रहा होगा इसमें इस तरह से सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है। जो उभरा हुआ सिरा है वो उत्तल है और जो दबा हुआ सिरा है वो अवतल की तरह है। ठीक है ना। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब जब हम लोग दबे हुए तल से देखते हैं, अवतल वाले पृष्ठ से देखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है, और जब हम लोग उभरे हुए तल की तरफ से देखते हैं मतलब उत्तल के पृष्ठ की तरफ से देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधे दिखाई देते हैं, जबकि अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। विवेक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब आप देख पा रहे हैं कि परावर्तन किस प्रकार से होता है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने क्या है, एक दर्पण है और इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है और इसका दबा हुआ तल परावर्तक तल है। तो अब आप समझ लें कि अवतल दर्पण होता क्या है कि जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है, जिसके दबे हुए भाग पर वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो परावर्तक तल होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा यानी सी को मिलाने वाली रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये सभी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं और उस निश्चित बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य फोकस से लेकर लेंस यानी दर्पण के ध्रुव तक की दूरी जितनी होती है ठीक उतनी ही दूरी मुख्य फोकस से लेकर वक्रता केंद्र तक की होती है। अब वक्रता केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है वक्रता केंद्र। जैसे आपके सामने एक दर्पण दिया हुआ था, इस दर्पण को पूरा फुली हम लोग क्या करें, एक सर्किल बनाने की कोशिश करें तो एक खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा
उस दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो दर्पण का वक्रता केंद्र वही होता है जिससे कि जिस गोले से उसको काटा गया है, तो कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिससे कि दर्पण को काटा गया है। ठीक है ना। तो कांच के खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। और P से लेकर F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और C से लेकर F तक की दूरी यानी PF के बराबर होती है। P से लेकर C तक की दूरी क्या होती है? 2 इंटू PF होती है, 2 इंटू PF। अर्थात हम कहें तो वक्रता त्रिज्या का मान उसके फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है ना। मीन्स F का मान C/2 लिख कर दिखाया गया है। C/2 का मतलब होता है R/2। मीन्स फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है ना। इस बात से ये स्पष्ट है। ठीक है ना। इसका मतलब यही है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। अब हमने ये देखा, ये दर्पण है और ये दर्पण का रिफ्लेक्टेड सरफेस है और बाहर उभरा हुआ तल है और वो पॉलिसेबल सरफेस है और वो पॉलिसेबल सरफेस है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो पॉलिसेबल सरफेस होता है उसका अपोजिट तल जो होता है, यानी बाहर उसके विपरीत तल जो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। और फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में सदैव रिफ्लेक्टेड सरफेस अर्थात परावर्तक तल की ओर ही होते हैं। और हम जानते हैं कि सदैव हम अपने सामने का, देखो हमें कभी भी अपनी शक्ल देखना होती है आईने में, तो हम लोग हमेशा आईने के सामने खड़े होते हैं, है ना। इसलिए हमेशा दर्पण के सामने जब भी कभी प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम सदैव वस्तु को दर्पण के सामने की ओर ही रखते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, एक वस्तु रखा और वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें को जो भेजते हैं तो वह समांतर किरण जाती है वो सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि OA जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से समांतर किरण भेजी मुख्य अक्ष की और जो फोकस से होकर जा रही है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला नियम, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम, कि यदि किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण भेजी जाए तो वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरे नियम में कहा जा रहा है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है, तो आपतन के पश्चात उसी माध्यम से में वापस लौटती है और उसी दिशा में लौटती है। अर्थात वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। यह हमारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम हुआ। अब प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम, प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम क्या है? मीन्स इस तीसरे नियम के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वह सदैव कहाँ से होकर लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी, है ना। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में, हमने चार्ट भी दे देते हैं अगर आप वहाँ से कन्फ्यूजन हो रहे हो। तो ये 6 स्थितियाँ हैं जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा तो यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो हमेशा प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता है। ठीक है ना। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है और वो बिंदु जैसे मतलब के बिंदु के आकार का होता है और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा दिखाई देता है। यदि वस्तु को अब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में होता है और जो वास्तव में उल्टा और वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। ठीक इसी प्रकार यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से पहले रखा था तो ये हुआ था, अब वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान रहता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग कई स्थितियों का अध्ययन करेंगे। अब इन स्थितियों के अध्ययन के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे
तो सर्वप्रथम हम लोग पहली स्थिति को देखते हैं। हमारी पहली स्थिति क्या थी? वस्तु को कहाँ रखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं यदि वस्तु को हम लोग कहाँ रखें, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखें। जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। याद रखिएगा, सीधे शब्द के साथ हमेशा आभासी जुड़ा होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण भेजी, तो आप समझते हैं कि समांतर किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण कहाँ से भेजी जाएगी? जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो हम देखेंगे कि वो कहीं नहीं मिल रही है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। अब हमने देखा इन दोनों किरणों को कि ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद कहीं नहीं मिल रही हैं, अतः इन किरणों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम जब इन किरणों को आगे की ओर बढ़ाते हैं तब तो हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें जो हैं उस दर्पण के पीछे जाकर मिलती हैं, उस दर्पण के पीछे जाकर मिलती हैं। और जब दर्पण के पीछे जाकर मिलती हैं तो हम कहते हैं प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। देखिए, जहाँ किरणें मिलेंगी उस मिलन वाले बिंदु से हम लोग मुख्य अक्ष पर क्या खींचेंगे? एक लंबवत रेखा खींचेंगे, और लंबवत रेखा जैसे ही खींचेंगे तो हमें वही बनेगा प्रतिबिंब, अर्थात हमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे नीली लाइन आपके सामने बढ़ती चली जा रही है, अब इस लाल वाली लाइन को भी पीछे की ओर बढ़ा देंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। उस निश्चित बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच देंगे और यही होगा हमारा प्रतिबिंब, है ना। और ये प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कि वस्तु से आकार में बड़ा है और जिस ओर वस्तु ऊपर की ओर है प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है, अर्थात सीधा भी है। और जब सीधा होता है तो आभासी होता है। तो वस्तु का सीधा, वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कब? जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं अगली स्थिति के बारे में। विवेक सर स्टडी पॉइंट सन 2020-2021 के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस चल रही हैं। आप सभी इस वीडियो क्लासेस को अटेंड करें और अच्छे तरीके से उचित मार्गदर्शन में सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। और यदि आपको ये समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड को चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने अन्य स्थितियों के डायग्राम्स हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली स्थिति वस्तु अनंत पर है, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का आकार जो है, देखिए एक वस्तु ए बी है और ये आने वाली किरणें ए बी ए डी यानी ए से होकर जा रही हैं किरण, और आपको देख पा रहे हैं स्थिति नंबर 2 जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। और यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु का उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। स्थिति नंबर 4, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब
अनंत पर प्राप्त होता है। स्थिति नंबर 6, यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत और मुख्य फोकस यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो वस्तु का सीधा वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। इस तरह से 6 स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए एक बात करें तो 2 ही स्थितियाँ संभव हैं। यदि वस्तु को हम लोग क्या करें, अनंत पर रखें, यदि वस्तु को दर्पण के सामने अनंत पर रखें तो वस्तु की ओर जाने वाली अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जो हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब है कि जो उनका आभासी प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा और आकार में छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, यही रीज़न है कि हम लोग अपने गाड़ी के साइड ग्लासेस में, ट्रक्स के साइड ग्लासेस में जब भी यूज़ करते हैं तो इसी दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ी वस्तु का छोटे से छोटा प्रतिबिंब उसमें आसानी से समाहित हो जाता है, बन जाता है। यही रीज़न है कि हम लोग गाड़ी के साइड मिरर्स में यानी साइड ग्लासेस में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरी स्थिति यह है, पहली स्थिति तो संभव हो गई कि अगर अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और जो कि सीधा होगा, आकार में वस्तु से बहुत छोटा होगा और आभासी होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं और अब सेकेंड स्थिति क्या है, यदि वस्तु को अब उत्तल दर्पण के सामने किसी भी जगह रख दिया जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में ही प्राप्त होगा प्रत्येक स्थिति में। ठीक है ना, इसलिए आपको यही याद रखना है कि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत के अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर रख दिया जाए तो वस्तु का सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसलिए ये प्रत्येक स्थिति में संभव है। अब हम लोग जो है प्रत्येक स्थिति की तुलना करेंगे तो यही पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा वस्तु मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी या फिर उसके पहले आकर मिलेंगी। तो अब ये दूसरी पहली किरण हो गई, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से कहाँ पर मिलती हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में प्राप्त होती है, यानी इनका जो मिलन बिंदु है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि हमेशा वस्तु का सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही प्राप्त होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये डायग्राम क्लियर है आपके सामने, है ना। अब ये हमारा जैसा नेत्र है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, मान लिया हम ही खड़े होते हैं, तो हमें इस तरह से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये उसकी स्थिति होगी। ओ डैश ऑब्जेक्ट है, ओ डैश से ये किरणें आ रही हैं। जो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका हम लोग दूसरे तरीके से एक दूसरी किरण पोल अर्थात ध्रुव की ओर भी भेज सकते हैं। जो ध्रुव से जा रही है परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में नीचे की ओर लौटेगी। उस किरण को पीछे की ओर जैसे मैंने बढ़ाया तो आई डैश पर यानी प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, क्योंकि आई डैश पर मिल रही है तो आई डैश आपका जो है वो क्या होगा, बिंदु होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब बना लेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, जो इस लेसन से संबंधित है। दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी और f दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये सभी दूरियां अवतल दर्पण में सामने की ओर होती हैं, इसलिए हम लोग इनको नकारात्मक या था नेगेटिव लेते हैं। इसलिए u, v, f और r जितनी भी दूरियां अवतल दर्पण के लिए हम लोग कभी भी लेट करते हैं यानी मानते हैं, वे सभी दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि हमेशा ये सब दर्पण के सामने की ओर होती है। ठीक है ना, इसलिए ऋणात्मक है। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब जब कभी भी हमें u, v और f दिया होता है तो हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। मीन्स इसमें u और v गिवन होगा, आपको f फाइंड करना होगा, है ना। अब हमें आवर्धन क्षमता यानी कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो किसी दर्पण के रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम लोग m इक्वल्स टू h' या y2/y1 या v/u से डिनोट करते हैं। बट इसे दर्पण के लिए जब भी यूज़ करेंगे तो हम ऋणात्मक लेंगे, तो m बराबर होगा माइनस के v/u। तो h' इक्वल्स टू होगा माइनस v/u, या m अगर हम लोग h' अकेला यूज़ करेंगे कभी तो हम यूज़ करेंगे m इक्वल्स टू माइनस h'/h। क्लियर। अब चिन्ह परिपाटी को समझेंगे, यानी कि चिन्ह किस तरह से लिए जाते हैं। अब चिन्ह लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी वस्तुएं दर्पण के सामने की ओर रखी जाएंगी उन वस्तुओं को हम लोग सदैव कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने की ओर रखते हैं। और दर्पण के सामने यानी कि u हो चाहे v हो चाहे r हो चाहे f हो, वो सभी माइनस रहेंगे। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे।